जी.आई. जो द राइज ऑफ कोबरा नाम से आई ये फिल्म एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर से भरपूर है, जो 2009 में आई थी। 1 घंटा 58 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्टीफन सोमर्स ने। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं चैनिंग टैटम, मार्लन वेयंस, एडिवाले एक्किनेनी एग्बाजे और डेनिस क्वेड ने। और इस फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 30,24,69,17,017। शुरुआत में फिल्म फ्रांस में 1641 के समय को दिखाना शुरू करती है, जहां एक आदमी को सजा दी जा रही है। उस आदमी ने किंग को धोखा दिया है। वह एक ही समय में किंग और उसके शत्रुओं को एक ही तरह के हथियार बेचता था। वह आदमी सजा मिलने के बाद गुस्से में था और वह शासक के लिए अपशब्द भी बोल रहा था। वे इसके साथ यह भी कह रहा था कि मेरे आदमी मेरा बदला लेंगे। इस पर सैनिक गुस्से में आ जाते हैं और वे उसे आग का मुखौटा पहनाते हैं और वे उसे दंड देते हैं कि वह आज के बाद उसी नकाब के साथ कैद हो जाएगा। फिर फिल्म वर्तमान समय में चली जाती है, जहां एक हथियार मास्टर जेम्स दिखाई देता है, जो एक सभा में अपने आविष्कार के बारे में बता रहा था। उन्होंने ऐसे नैनोटेक आधारित हथियार बनाए थे जो एक बार में कुछ भी या पूरे शहर को तबाह कर सकते थे। उनके हथियार को एक खास तरह के रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसी मीटिंग में हम जनरल हॉक को भी देखते हैं, जिन्हें वे हथियार पसंद आ जाते हैं और वह उससे वह हथियार खरीद लेता है। अब सीन बदल जाता है और सैनिक ड्यूक और रिपकॉर्ड दिखाई देते हैं, जो जेम्स की कंपनी से हथियार लेने पहुंचे थे। उन हथियारों को लेने के लिए उनके पास कड़ी सुरक्षा थी और उनके नियत स्थान पर पहुंचने से पहले ही रात हो जाती है। इसी बीच वहां एक अजीबोगरीब जेट उड़ता हुआ आता है। उनकी तेज गति के कारण उस विमान का पता लगाने के लिए उनका रेडियो लोकेशन यानी रडार भी काम नहीं करता। एना नाम की एक लड़की अपनी टीम के साथ उस हवाई जहाज से उतरती है। उन्हें देखकर ड्यूक के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। उनके बीच एक फाइट होती है और रिपकॉर्ड घायल हो जाता है। ड्यूक उसे बचाने के बाद उसको लेकर एक तरफ चला जाता है और लड़की एना जो विमान से उतरी थी, वह उस हथियार के ब्रीफ केस को चुराकर भागने लगती है, लेकिन ड्यूक उसे पकड़ लेता है। इधर एना के सैनिक पीछे से ड्यूक को पकड़ने लगते हैं और एना उससे लड़ती है। और इस सीन में हम देखते हैं कि एक और हवाई जहाज वहां आता है, जिसमें से जी.आई. जो का सदस्य सैनिक आइज निकलता है और वह ड्यूक के साथ मिलकर सभी दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक और विमान वहां आता है जो एना को ऊपर उठाता हुआ दिखाई देता है। एना हथियार के ब्रीफकेस के साथ जा रही थी, लेकिन ड्यूक उससे ब्रीफकेस वापस ले लेता है और सैनिक आइज उस हथियार के ब्रीफकेस को ड्यूक से मांगता है, लेकिन वह इसे वापस नहीं करता है। फिर वे जनरल हॉक के साथ उसका संपर्क करवाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं समझ रहा था, इसलिए वे उसे मिस्र के जंगल में ले जाते हैं। उसके साथ ड्यूक का पार्टनर रिपकॉर्ड भी है। वे विमान में आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सैनिक आइस नहीं बोल सकता है। फिर उनका विमान एक बेसमेंट एरिया में पहुंच जाता है, जहां जनरल हॉक उन्हें मिलिट्री बेस दिखाता है। जनरल हॉक उन्हें सूचित करता है कि जी.आई. जो का प्रत्येक सदस्य पूरी तरह से प्रशिक्षित है और वह यह भी बताता है कि उनकी टीम की अविश्वसनीय शक्ति और हथियारों के कारण उनकी टीम दुनिया की किसी भी अराजकता का सामना कर सकती है। अब जेम्स फिर से दिखाया जाता है, वही जिसने इस हथियार को बनाया था। जेम्स केवल उस हथियार की जांच करने आया था क्योंकि ड्यूक ने उसे बताया था कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है और दुश्मनों के सामने लोकेशन का खुलासा कर दिया है। जेम्स उस हथियार का पता लगाता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि असल बात ये थी कि जेम्स ने खुद उन्हें धोखा दिया था। वह उन हथियारों को सरकार को बेचकर फिर से वापस पाना चाहता था, ताकि वह अपनी निजी खोज यानी उस हथियार का इस्तेमाल खुद कर सके। और हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि एना भी जेम्स के साथ मिली हुई है। जेम्स फिर से उस हथियार को वापस लाने के लिए एना को असाइन करता है। वह उसके साथ अपने खास आदमी को भी भेजता है ताकि उसे वो हथियार वापस मिल सके। जेम्स दुनिया की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बस ऐसा कर रहा था, जिसका अपना अंडर वाटर सैन्य अड्डा था, जहां से वह अपने हथियारों और
सेना को नियंत्रण करता था। वह अपने मिशन के लिए ऐसी सेना का निर्माण कर रहा था जिसे किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। इसका पता तब चलता है जब वे एक सैनिक पर कोबरा के काटने का प्रयोग करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि संक्रमित होने के बावजूद उसके शरीर से कोबरा का जहर निकल जाता है। जीआई जो टीम एना के बारे में जांच कर रही है। फिर ड्यूक उन्हें बताता है कि एना उसकी पूर्व मंगेतर रही है और उसका भाई फौज में था, लेकिन पिछले 4 साल से उसका एना से कोई संपर्क नहीं है। अब ड्यूक और रिपकॉर्ड जीआई जो की टीम में जा रहे थे। उन्हें कुछ सैन्य पोशाकें दी जाती है जो इतनी तकनीकी थी कि जिसके जरिए उनके भागने की गति को भी बढ़ाया जा सकता है और वे आश्चर्यजनक रूप से किसी भी प्रकार की छलांग भी लगा सकते थे। ड्यूक और रिपकॉर्ड का प्रशिक्षण यहीं से शुरू होता है और वे दोनों बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ ड्यूक को प्रशिक्षण के दौरान स्नेक आइज का सामना करने के लिए लाया जाता है। स्नेक आइज यहाँ यह लड़ाई जीत जाता है। वे जानते हैं कि स्नेक आइज ने अब तक कोई लड़ाई नहीं हारी है। अब ड्यूक फिर से स्नेक आइज का सामना करने का फैसला करता है क्योंकि वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था। वह अंततः इस समय स्नेक आइज को हरा देता है। नतीजतन उनके कोच उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें नौसेना विशेष युद्ध प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल हॉक उन्हें बताता है कि वे दोनों ही ट्रेनिंग में सफल हो गए हैं। अब सीन में एना दिखाई जाती है जो ड्रिलिंग कार की हेल्प से जीआई जो सैन्य अड्डे में प्रवेश कर जाती है और उसके लोग यहाँ के सुरक्षा कर्मी को घायल कर देते हैं और वे लोग जनरल हॉक पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं और वे फिर उस हथियार के ब्रीफकेस को चुराकर भागने ही वाले होते हैं कि जनरल हॉक को होश आ जाता है और वह आपातकालीन बटन दबाता है। फिर इसके जरिए पूरी फौज सक्रिय हो जाती है और वे उनकी ड्रिलिंग कारों को भी नष्ट कर देते हैं। अब उनकी लड़ाई जीआई जो टीम से शुरू होती है। स्नेक आइज एना के खास आदमी से निपटता है जबकि जीआई जो की एक महिला टीम सदस्य एना से निपटती है। वे एना और अन्य विपक्ष के साथ पूरी तरह से लड़ते हैं और एना का खास आदमी अपनी पोशाक को रॉकेट में परिवर्तित करते हुए एना के साथ उड़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लोग जेम्स के पास हैं और वह एना का आदेश देता है कि इन वेपन्स को कुछ देशों की राजधानियों की तरफ एक्टिवेट कर दिया जाए। उधर जीआई जो की टीम का एक सीन दिखाया जाता है। उन्हें यहाँ एना के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है और वे यह भी जानते हैं कि वे उसे अब पेरिस में पकड़ सकते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि एना अब एक वैज्ञानिक की पत्नी है जिसे जेम्स की टीम इस्तेमाल करने वाली थी। वे उस हथियार को एना के पति से लोड करने वाले हैं और बाद में वे उसके पति की हत्या करने वाले हैं और वो करते भी ऐसा ही है। वो वेपन्स को एक्टिवेट कराकर एना के हस्बैंड साइंटिस्ट को मार देते हैं और इधर जीआई जो की टीम दुनिया को इस तबाही को रोकना चाहती थी, इसलिए वे जेम्स के आदमियों का पीछा करते हैं। स्नेक आइज और उसके सभी सदस्य उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वे उन्हें ज़्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं सकते और अंत में एना अपनी मॉडिफाइड कार के माध्यम से उन पर फायरिंग करती है, लेकिन वे जैसे तैसे खुद को बचाते हुए उनके पास पहुंच ही जाते हैं और अंत में स्नेक आइज की टीम उनकी कार को तबाह कर देती है। इसके बावजूद एना और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। वे अंततः अपनी मिसाइल को किसी बिल्डिंग से एफिल टावर पर लॉन्च करते हैं जिसे एफिल टावर नीचे से टूट जाता है और उसके वो डायनामाइट्स कहर ढा रहे थे जो टावर से गिर रहे थे। लेकिन ड्यूक एक इमारत के शीर्ष से उनके हवाई जहाज पर चतुराई से कूद जाता है और वह उस हथियार को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन एफिल टावर तो पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका होता है और वे लोग इसके साथ ड्यूक का अपहरण भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अब ड्यूक को जेम्स के सैन्य अड्डे में टॉर्चर किया जा रहा है। तभी एना अपने अतीत की कुछ यादों को याद कर रही है। इसके माध्यम से हमको ये समझ में आ जाता है कि जेम्स ने इस मिशन के लिए एना को भी फंसाकर या उसके माइंड को कंट्रोल करके लगाया हुआ है। अब फिर से जीआई जो की टीम का नज़ारा दिखाया गया है। इनकी टीम के सदस्यों में से एक सैनिक जेम्स के मस्तिष्क के संकेत के माध्यम से उनके अंडर वाटर सैन्य अड्डे का पता लगाता है और ये तुरंत अपनी टीम तैयार करते हैं और उनके बेस पर चले जाते हैं। नतीजतन उन्हें इनको उनके अंडर वाटर सैन्य अड्डे में प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। दूसरी ओर जनरल हॉक सभी सैनिकों को सक्रिय कर देता है और उधर जेम्स लोगों में डर पैदा करने के लिए कई देशों की राजधानियों पर हमला करने वाला था। जीआई जो को फिर से दिखाया जाता है जो उनकी सुरक्षा को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वे यहाँ सैन्य अड्डे में एक विमान को देखते हैं।
अब ड्यूक को दिखाया गया है कि जिस पर यह वैज्ञानिक कोई चिप लगाने वाला है वो खुद को बेनकाब करते हुए रिवील करता है कि मैं एना का भाई हूँ जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे थे। इसके विपरीत हम देखते हैं कि जेम्स उन मिसाइलों को लॉन्च करता है जिसे जीआई जो की टीम बाहर से देख लेती है और इस बीच स्नेक आइज एक एयरक्राफ्ट की हेल्प से एक मिसाइल को रोकता है। फिर जब विमान सैन्य अड्डे में दिखाया गया था वह उस मिसाइल को रोकने के लिए उसमें उड़ जाता है और जीआई जो के बाकी सदस्य अंदर हमला करते हैं और जनरल हॉक बाकी सेना को बाहर से हमला करने के लिए कहता है। अब इधर एना ड्यूक को बचा लेती है लेकिन ड्यूक को पता चलता है कि एना भी उनके नियंत्रण में है तो वह एक रिमोट की हेल्प से एना को मुक्त करता है और अब सीन व्हाइट हाउस पर जाता है जहां उन्हें इस हमले के बारे में पता चलता है और वे राष्ट्रपति को वहां से कहीं और स्थानांतरित करने का फैसला करते हैं। जेम्स के सदस्यों में से एक उन सभी पर अपनी बंदूक से गोली चला देता है। अब फिर से जेम्स के बेस को दिखाया जाता है जहां स्नेक आइज जेम्स के खास आदमी के साथ लड़ाई करता है और स्नेक आइज उसे मारते हुए हरा देता है। अब हम रिपकॉर्ड को देखते हैं जो 2 मिसाइलों को रोकने में सफल हो जाता है लेकिन तीसरी मिसाइल को रोकने के लिए जैसे ही वो अटैक करता है तो उसका निशाना चूक जाता है और फिर वह अंत में एक डिवाइस को उस प्लेन पर फायर करता है जिसकी वजह से उस विमान का सारा नैनोबाइट उसके विमान पर आ जाता है और अब वह अपने प्लेन को बादलों से बाहर ले जाता है ताकि पृथ्वी पर कोई डिस्ट्रक्शन न हो पाए और फिर वो उस विमान में विस्फोट करके खुद वह पैराशूट की मदद से बाहर कूद जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीआई जो की टीम ने जेम्स की पूरी टीम को समाप्त कर दिया है और वे पृथ्वी की रक्षा करने में भी सफल हुए हैं और अब वे नए मिशन के लिए तैयार हैं और इसी सीन पर फिल्म खत्म होती है।